एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे बजट 2026 और 27 की। तो इसमें कुछ बेसिक्स टर्म्स यूज हुए थे जिसके बारे में ना केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि एज अ अवेयर सिटीजन यानी कि जागरूक नागरिक होने के नाते भी हमें बजट के बेसिक्स पता होने चाहिए। लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, या आप देखेंगे तो कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है। इस सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आज मैं आपसे बात करूंगा सबसे पहले बेसिक्स ऑफ बजट के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, इसके में अगर हम देखेंगे तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है यानी कि संविधान में इसके बारे में जो चर्चा की गई है वो है आर्टिकल 112, और वहां पर जो टर्म यूज हुआ है वो हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना कि बजट टर्म। तो बजट टर्म हमें संविधान में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन चूंकि हम लोग कॉमनली अपने घरों में भी या सरकार और आप मीडिया वगैरह में भी देखेंगे तो टर्म यूज होता है बजट ही। तो इसलिए हम लोग भी कहते हैं कि बजट जो है वो देश का आर्टिकल नंबर 112 में दिया हुआ है। हालांकि बजट टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए। अब यह होता क्या है? तो बजट का मतलब होता है कि जितना इनकम हुई उतने का ही हमें एक्सपेंडिचर यानी कि उसका एक अकाउंट्स यानी कि एक हमें लेखा जोखा देना होता है। इसलिए अगर हम अपने घरों में देखें तो हो सकता है कि आपके फादर की इनकम 50,000 रुपीज हो। अगर आपके फादर की इनकम 50,000 रुपीज है तो आप उसमें 20,000 रुपीज़ आप कह सकते हैं कि 10,000 रुपीज़ रेंट में चला गया, 10,000 रुपीज़ का जो है बाकी खर्च हो गए, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल है या वाटर टैक्स है वगैरह वगैरह। तो 20,000 रुपीज़ का आपने बता दिया कि ये एक्सपेंस हुआ, प्लस आपने बता दिया कि 10,000 रुपीज़ खाने पीने में या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आपने उसका भी लेखा जोखा दे दिया। आपने बता दिया कि कुछ अदर एक्सपेंसेस हुए, उसको आपने 10,000 रुपीज़ बता दिया, प्लस 10,000 रुपीज़ आपकी सेविंग्स हुई। तो जो सेविंग्स हुई उसको भी आप एक्सपेंडिचर में ही यहां पर दिखाएंगे और आप बताएंगे कि जितने की इनकम हुई 50,000 रुपीज़ आया और 50,000 रुपीज़ कहां कहां गया। इसी के लेखा जोखा, इसी के अकाउंट्स को हम लोग कहते हैं बजट। तो यहां पर लिखा भी हो दैट इट शोज एस्टिमेटेड रिसिप्ट यानी जो आया एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वन फाइनेंशियल ईयर, यानी एक साल में जितना इनकम हुई और जितना खर्च हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, उसका लेखा जोखा ही बजट होता है। अब हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि जो बजट आता है ये असल में तो फ्यूचर एस्टिमेट बताता है, यानी कि अगले साल, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 2026 और 27। तो बजट तो 2026 और 27 का ही आया है, यानी कि सरकार ने आने वाले वर्ष में कहां से इनकम होगी और कहां वो खर्च करेगी, इसका लेखा जोखा वो बताती है। बट यहां पर हम लोग करंट ईयर यानी कि 2026-27 का तो हम लोग बता ही रहे हैं फ्यूचर प्लान, लेकिन हम लोगों ने जो पिछले साल प्लान बनाया था 2025 और 26 का, उसका हम रिवाइज्ड एस्टिमेट भी देते हैं कि हमने जो प्लानिंग की थी उसमें हम लोगों ने कहां पर क्या चेंजेस किए या चेंजेस नहीं भी किए तो भी हम उसमें देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो सरकार खर्च बताती है, एक्सपेंडिचर बताती है, उसमें कई बार इधर उधर चीज़ें हो ही जाती हैं। लाइक कुछ सामान, मान लीजिए कि अगर सड़क बननी है तो सड़क बनने में सीमेंट महंगी हो सकती है या सीमेंट सस्ती हो सकती है, तो उसके कारण थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं एक्सपेंडिचर में भी और अर्निंग में भी, तो उसका रिवाइज एस्टिमेट सरकार को बताना होता है। तो 2025 और 26 यानी कि जो प्रेजेंट ईयर है उसका सरकार रिवाइज एस्टिमेट भी बताती है, यानी अपडेटेड नंबर भी बताती है। और फाइनल नंबर तो हमें मिलता है 2024 और 25 का, यानी अगर 2026 और 27 का बजट आएगा फ्यूचर तो रिवाइज एस्टिमेट आता है 2025 और 26 का और एक्चुअल फिगर आता है 2024 और 25 का, क्योंकि वो साल बीत चुका है। अगर हम करंट ईयर का भी रिवाइज एस्टिमेट बता रहे हैं तो टेक्निकली आप देखिए, अगर हम फेब में बता रहे हैं तो अभी 31 मार्च, जब से हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल और से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है, तो 1 मार्च अभी फेब अगर देखेंगे तो फेब है, सेकेंड फेब के अराउंड, तो रिवाइज एस्टिमेट भी
इसमें भी अभी पिछले अगले 2 महीने में कुछ चेंज आ सकता है, इसलिए एक्चुअल फिगर तो हम इस साल का बता पाएंगे अगले साल जब हम बजट ला रहे होंगे 2027 और 28 का। तो बजट हमेशा ही 3 साल का आता है और हमें जरूरत क्यों होती है इसकी, ताकि हम इसमें बेटर कंपैरिजन कर सकें कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ा या घटा, या हम लोगों ने प्लानिंग में कहां कहां पर कौन कौन सी चीज़ों को रखा था, उसमें कितना एग्जीक्यूट हुआ। इन सबको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें 3 साल की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हम लोग बजट असल में 3 साल का डाटा देते हैं। अब बात आती है फंड्स की। तो अगर आप देखेंगे तो मेनली 3 फंड होते हैं गवर्नमेंट फंड्स। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, एक होता है पब्लिक अकाउंट और एक होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। हम लोग तीनों को बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है। तो सबसे पहले तो यहां पर ये देख लेते हैं कि भाई यहां पर पैसा आ कहां से रहा है। तो यहां पर जो पैसा आता है वो सरकार की जो भी आमदनी होती है, जो भी इनकम होती है, लाइक टैक्सेस, जीएसटी कलेक्शन हुआ, वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। इनकम टैक्स से अर्निंग हुई, वो पैसे कंसोलिडेटेड फंड में जाएंगे। किसी भी तरह का लोन है तो वो भी जो है अगर लोन सरकार ने लिया है तो उसका पैसा भी सरकार कहाँ डालती है, कंसोलिडेटेड फंड में ही डालती है। और अगर लोन से इंटरेस्ट आ रहा है, यानी कि सरकार ने किसी को लोन दिया है तो उससे भी जो इंटरेस्ट आएगा वो भी पैसा कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड में ही जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की इनकम होती है वो पैसा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, यानी भारत की संचित निधि में। अब चूंकि ये सरकार का पैसा है और सरकार है जनता की, और जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग, तो इसका जो भी अप्रूवल होता है वो पार्लियामेंट से ही होता है। यानी कि जो भी खर्च होगा, जो भी एक्सपेंडिचर होगा, अगर सड़क बननी है या किसी भी डिपार्टमेंट, अगर रक्षा यानी डिफेंस से संबंधित कोई भी खरीदारी करनी है तो उसके लिए भी, आखिर वो तो खरीदारी तभी होगी जब सरकार की इनकम होगी और सरकार खर्च करेगी, और उस खर्च के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है। यानी यहां से अगर 1 रुपया भी जाएगा तो वो पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही जाएगा। तो कंसोलिडेटेड फंड में क्या है, यहां पर सरकार की आमदनी होती है। सरकार आमदनी कहां से करती है, जितने भी टैक्सेस होते हैं जो कि हम लोग इनकम टैक्स देते हैं या जीएसटी देते हैं उससे, प्लस सरकार ने अगर लोन लिया हुआ है वो हुआ, और लोन का अगर सरकार को इंटरेस्ट मिल रहा है, कहीं सरकार ने लोन दिया है और उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो पैसा भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाता है। अब आइए आगे, तो हम लोग देखते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। यहां पर बेसिकली आप कह सकते हो जो भी पैसे बैंक्स में होते हैं वो पैसा जो है पब्लिक अकाउंट में आता है। और इसमें प्रोविडेंट फंड, यानी कि जो भी लोग जॉब करते हैं उनका एक प्रोविडेंट फंड होता है, और इस प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसे वो भी इन्वेस्ट करते हैं, और जितना वो करते हैं उतना ही सरकार भी उन्हें मदद करती है, जिससे वो अपना एक गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड बनाते हैं, जीपीएफ बनाते हैं। तो ये पैसा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है। दूसरा स्मॉल सेविंग्स, लाइक हम लोग अगर बैंक में पैसे रखे हुए हैं, सेविंग्स किए हुए हैं, तो वो पैसा भी जो है पब्लिक अकाउंट में जाता है, और कई जुडिशियल डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं वो भी। तो ये पैसा जो है इसके लिए पार्लियामेंट्री वोट की जरूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि यहां पर सिटीजन यानी देश के नागरिकों का पैसा नहीं, यहां सरकार का पैसा नहीं है, बल्कि ये उन लोगों का पैसा है जिन्होंने यहां पर पैसा दिया हुआ है। अब वो अलग बात है कि सरकार उसे यूज कर रही है पब्लिक अकाउंट के माध्यम से, लेकिन इसके लिए सरकार जवाबदेह उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो यहां पर पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बल्कि यहां पर जवाबदेही सरकार की उन लोगों के लिए है जिनका पैसा यहां पर उन्होंने लिया हुआ है। तो इसके लिए पार्लियामेंट्री वोट नहीं होता है, बल्कि जिसको जितने पैसे वो इन्वेस्ट किए हैं वो बैंक के माध्यम से वो अपने पैसे को जो है निकाल भी सकते हैं वहां से, या उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहां पर गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है, और यहां पर गवर्नमेंट एक्ट करती है एज अ बैंकर। तो ये बात थी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तीसरा आता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पर एक फंड ऐसा बनाया गया है जिससे कि अगर सरकार को
तुरंत कुछ पैसे खर्च करने हो तो वो उस पैसे को तुरंत खर्च कर सके, ना कि उसके लिए उसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत हो, क्योंकि इसके लिए अप्रूवल के लिए टाइम लगता है। और जब कंटीजेंसी फंड की बात आती है तो ये इमरजेंसी कंडीशंस की बात हो रही है, और यहाँ पर अप्रूवल के लिए हमें जो है टाइम नहीं होता है, और इसे सरकार तुरंत खर्च करना चाहे तो कर सकती है। और ये कंट्रोल होता है प्रेसिडेंट के माध्यम से। प्रेसिडेंट का मतलब ही होता है कैबिनेट्स, यानी कि जो भी कैबिनेट जो होती है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर होता है या जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, उनको लेकर जो कैबिनेट बनती है, वो कैबिनेट इस पैसे को बिना किसी अप्रूवल के खर्च कर सकती है। आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अर्जेंट इमरजेंसी के लिए देश ने भारत सरकार को कुछ पैसे दिए हुए हैं कि अगर आपको खर्च करने हैं तो इसमें से आप खर्च कर सकते हैं, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो यहां तो बात हो गई तीन फंड्स की, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट और कंटिजेंसी फंड। अब हम लोग आते हैं कुछ बिल्स पर, जो कि हमें जो पार्लियामेंट में जो बिल्स रखे जाते हैं उस पर बात हो रही है। तो यहां पर बेसिकली दो बिल है, एक बिल है एप्रोप्रिएशन बिल और एक बिल है फाइनेंस बिल। दोनों का अलग अलग तरीके से इसको जो है संसद में यानी लोकसभा में रखा जाता है और लोकसभा इसको पास भी करता है। तो ये जो एप्रोप्रिएशन बिल है ये ऑथराइज्ड विड्रॉल फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, यानी कि वही बात है जो कंसोलिडेटेड फंड है, यानी जो सरकार ने जो अर्निंग की है जब उसमें से वो खर्च करती है, एक्सपेंडिचर करती है, यानी उसके पास जितने भी विभाग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनको जहां जहां पे जो भी पैसे खर्च करने होते हैं उसके उसको एक्सपेंडिचर के लिए एप्रोप्रिएट तरीके से एक बिल लाया जाता है कि इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा दिया गया है, इसको इतना पैसा दिया गया है एक्सपेंडिचर के लिए, और इसका लेखा जोखा लोकसभा में रखा जाता है एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से, और संसद इसे पास करती है। तो यहां पर फोकस किस पर है? एक्सपेंडिचर पे, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ में जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो भी पैसा आएगा उसके एक्सपेंडिचर यानी उसको खर्च करने के लिए एप्रोप्रिएशन बिल को जो है पास होना जरूरी है। अब बात आती है सेकंड फाइनेंस बिल की। तो ये बिल है कर लगाने की अनुमति, यानी कि यहां पर बेसिकली जैसे कि एप्रोप्रिएशन बिल में एक्सपेंडिचर पर बात हो रही है, फाइनेंस बिल में अगर हम लोग कोई टैक्स घटा रहे हैं या हम लोग टैक्स बढ़ा रहे हैं या कोई नया टैक्स ला रहे हैं, इसको भी अप्रूव करने की जरूरत होती है, और इसको हम लोग अप्रूव कराते हैं, यानी कि सरकार अप्रूव कराती है फाइनेंस बिल के माध्यम से, पहले लोकसभा से और फिर राज्यसभा से। तो यहां पर टैक्सेशन प्रपोजल्स, यानी कि इसका दूसरा नाम ही है मनी बिल। अब आपको क्या करना है, इन सभी के जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी आर्टिकल्स हैं उस पर आपको देख लेना चाहिए कि किस आर्टिकल में जो है ये सारी बातें की गई हैं। तो यहां पर एप्रोप्रिएशन बिल है एक्सपेंडिचर के लिए, और फाइनेंस बिल है कि जहां से रेवेन्यू आ रहा है, जो इनकम हो रही है, उसके लिए अगर सरकार ने कुछ टैक्स बढ़ाए हैं या घटाए हैं तो उसके लिए अप्रूवल लेना है अगर, तो फाइनेंस बिल के माध्यम से ही लेंगे। तो ये थी बात बिल्स की। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्रांट्स, यानी कि अनुदान के कितने प्रकार होते हैं जिसे सरकार उपयोग कर सकती है लेकिन पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद। तो इसमें सबसे पहले आता है सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है तब दिया जाता है ये अनुदान जब जो एलोकेटेड मनी है, यानी कि किसी डिपार्टमेंट को जो भी मनी एलोकेट किया गया है अगर वो कम पड़ जाए, इनसफिशिएंट हो, लाइक अगर डिफेंस मिनिस्ट्री को जितना भी जो है दिया गया है, एलोकेट मनी किया गया है, अगर उससे ज्यादा खर्च हो गया तो उसको सप्लीमेंट्री ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूरी होगा। दूसरा ग्रांट आता है एडिशनल ग्रांट। एडिशनल ग्रांट हम लोग तब यूज करते हैं जब किसी उसी डिपार्टमेंट में पैसा कम हो जाए, तब नहीं, यानी तब के लिए तो सप्लीमेंट्री ग्रांट है, लेकिन अगर कोई न्यू सर्विस आ गई जिसके लिए सरकार को इसी वर्ष पैसे खर्च करने हैं तो उसके लिए सरकार अपने कंसोलिडेटेड फंड से एडिशनल ग्रांट भी दे सकती है। तीसरा होता है एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट ये है व्हेन स्पेंडिंग एक्सीड्स अप्रूव्ड अमाउंट, यानी आप इसे ऐसे समझिएगा कि अगर सरकार ने कोई फ्लाईओवर बनवाया दिल्ली में या कहीं पर भी, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि पैसे एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं
और उस जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ है उसको अगर उससे रिलेटेड अगर मनी चाहिए तो उसके लिए हम लोग लाते हैं एक्सेस ग्रांट। लेकिन इसके साथ इसमें एक कंडीशन है, इसमें हमें पब्लिक अकाउंट्स ऑफ कमिटी यानी पीएससी यानी कि एक स्टैंडिंग कमिटी है पार्लियामेंट की, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ कमिटी, इससे हमें अप्रूवल दिलाना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई करप्शन हुआ है जिसके कारण इस जो भी प्रोजेक्ट था उसकी जो प्राइस है वो बढ़ गई। तो उसको पहले पीएससी जो है वो एक तरह से उसकी जांच करती है, उसके बाद ही पार्लियामेंट इसके लिए जो है मनी अप्रूव करेगी। तीसरा है वोट ऑन अकाउंट। ये होता है बेसिकली टेम्प्रोरी अप्रूवल होता है 2 महीने के लिए। तो जब भी कभी यानी कि 5 साल जब सरकार के हो जाते हैं और मान लीजिए कि आ रहा है बजट फेब में और मार्च में तो जो है फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा 31 मार्च को, लेकिन नई सरकार बनेगी मई में और मई में बनेगी और 31 मार्च तक ही हमारा फाइनेंशियल ईयर है, यानी तभी तक पैसे खर्च करने के लिए देश के पास यानी कि सरकार के पास पैसा है। तो ऐसे में हम लोग 2 महीने के लिए एक वोट ऑन अकाउंट लाते हैं, यानी कि कुछ पैसे 2 महीने के लिए अलग से जो है कंसोलिडेटेड फंड से या जितने भी अकाउंट्स होते हैं सरकार के उसके तहत सरकार जो है निकाल लेती है 2 महीने के लिए, यानी कि बेसिक खर्च के लिए। और जब फिर से सरकार बनेगी तो पूर्ण बजट जो है उसके बाद ही आएगा और फिर चीज़ें होंगी। यानी कि अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जिस वर्ष भी जो है नई सरकार बनती है उस वर्ष 2 बार बजट आता है, एक बार तो फेब में आता है और दूसरा जब सरकार बन जाती है उसके बाद अगस्त के अराउंड फिर से बजट आता है। तो ये होता है वोट ऑन अकाउंट, जो कि टेम्पररी पैसे को जो है खर्च करने के लिए, यानी कि जब कोई भी सरकार नहीं है उस समय खर्च करने के लिए वोट ऑन अकाउंट जैसी चीज होती है। अब हम लोग आते हैं रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। ये क्या है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेवेन्यू बजट यहां पर क्योंकि कई बार कंफ्यूजन भी क्रिएट होती हैं, इसलिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो रेवेन्यू बजट जो है ये बेसिकली होता है रेसिप्ट्स। इसमें पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन से रेसिप्ट्स होते हैं इसमें। तो जो भी टैक्स आया या फीस आई या डिविडेंड्स आया, जो भी रिसिप्ट हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और एक्सपेंडिचर यानी कि सरकार सैलरी दे रही है, पेंशन दे रही है, सब्सिडी दे रही है, ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है नो एसेट क्रिएशन। हम लोग रेवेन्यू बजट उसी को कहते हैं जिससे हम लोग कोई भी ना एसेट क्रिएट कर रहे हैं ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि ये जो खर्च हो रहा है इससे हम लोग भविष्य में कोई भी एसेट नहीं, कोई संपत्ति नहीं बना रहे हैं, ना ही कोई भी उधार ले रहे हैं। तो ऐसे में जब भी बात होती है कि ना कोई एसेट बना ना कोई लायबिलिटी बनी, तो उस बजट को हम लोग कहते हैं रेवेन्यू बजट। और ये बेसिकली जो भी सरकार के दैनिक खर्च होते हैं वो लाइक सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज, वो सब हो गया। और जो रेसिप्ट है वो टैक्सेस हुए, वो सब रेवेन्यू हुए। तो आप अगर यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आप आईआरएस वगैरह जो होते हैं वो रेवेन्यू ऑफिसर्स ही तो होते हैं। तो खैर ये तो रही बात रेवेन्यू की। अब बात आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी कैपिटल बजट। तो कैपिटल बजट में जो रिसिप्ट है, जैसे अगर सरकार ने लोन लिया तो लायबिलिटी क्रिएट किया है ना, तो लायबिलिटी अगर आई तो वो किसके अंतर्गत आएगा? कैपिटल बजट के अंदर आएगा। तो कैपिटल रिसिप्ट में लोन आता है और डिसइन्वेस्टमेंट आता है। अब ये टर्म डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी भी कई बार इस पर जो है मेंस में क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो देखिए समझिएगा, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब सरकार अपनी संपत्ति में कुछ शेयर्स वगैरह जो है वो सेल कर देती है। लाइक मान लीजिए कि सरकार की कोई स्टील इंडस्ट्री है और सरकार का उसमें जो मालिकाना हक है वो 100% का है, लेकिन सरकार अगर अपने उस मालिकाना हक को 100% से कम करके 70% कर देती है और 30% किसी प्राइवेट कंपनी को दे दे उस स्टील इंडस्ट्री में, तो इसे हम क्या कहेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट। यानी यहां इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। अब आप कहेंगे कि ये बेसिकली सरकार करती क्यों है, इससे फायदा क्या होता है? इससे तो सरकार अपनी ही संपत्ति को कम कर रही है। तो देखिए ये बहुत ही फायदे की चीज होती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई भी कंपनी
कोई भी इंडस्ट्री अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है, यानी कि वो प्रॉफिट अर्न करके बहुत अच्छे से नहीं दे पा रही है, तो हम लोग कई बार प्राइवेट कंपनीज को भी डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस के तहत हम अपने शेयर्स बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, जिससे उन कंपनीज के जो भी शेयर्स होंगे अगर होंगे तो उनके एम्प्लॉयज भी आएंगे और एक तरह से न्यू टेक्नोलॉजी आएगी और प्राइवेट जो भी कंपनीज होगी वो चूंकि ज़्यादा इफ़िशियंट होती हैं, वो ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं, उनके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से अर्न करके दे सकते हैं, इसके लिए सरकार लाती है डिसइन्वेस्टमेंट। तो अगर सपोज करिए कि सरकार 1,00,000 रुपए किसी कंपनी से पर मंथ कमा रही थी बिना डिसइन्वेस्टमेंट के, यानी कि उसके पास जो है जितनी भी अर्निंग हो रही थी वो उसके पास तब हो रही थी जब उसके पास पूरा मालिकाना हक था। लेकिन अगर उसने प्राइवेट कंपनीज को भी इन्वॉल्व कर लिया तो उससे होगा क्या कि ज़्यादा अर्निंग होगी। तो भले ही 30% शेयर हमारा चला गया, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व होकर उससे ज़्यादा अर्न कराएगी और हो सकता है कि जितना हम लोग 100% शेयर में अर्न नहीं कर पा रहे थे और हम लोग अब उससे ज़्यादा, यानी कि हो सकता है कि 1,00,000 रुपए पहले अर्न हो रहा था, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट के बाद 70% शेयर होने के बावजूद भी हम लोग 1,50,000 रुपए 2,00,000 रुपए उस कंपनी से कमाए। तो इसे हम लोग कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो जब भी कंपनीज, सरकारी कंपनी अगर अच्छे से बहुत लाभदायक नहीं रह जाती हैं तो वो डिसइन्वेस्टमेंट करके प्राइवेट कंपनीज को भी उसमें इन्वॉल्व करके, उसमें इन्वाइट करके उन्हें भी लाभ देती हैं और खुद भी अधिक लाभ लेती हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट भी एक तरह से आप कह सकते हो कि डिसइन्वेस्टमेंट करने से सरकार अपनी कुछ अर्निंग ही कर रही है, रिसिप्ट ही है वो भी, है ना। तो ये रहा डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहां पर कैपिटल रिसिप्ट है। अब बात आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो हमेशा जान लीजिए कि जब भी सरकार डेवलपमेंटल बजट लाती है, यानी विकास पूरक बजट लाती है, तो सरकार कहती है हमने कैपेक्स में पैसे ज़्यादा खर्च किए हैं। कभी भी आप देखिएगा किसी भी जो भी मिनिस्टर्स होते हैं या फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो हमेशा ही अपनी सरकार की जब तारीफ या काबिलियत बताते हैं तो वो कहते हैं हमने कैपेक्स में इतना पैसा लगाया है। तो कैपेक्स का मतलब होता है कि सरकार एसेट क्रिएट कर रही है। लाइक अगर हाईवेज बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, डिफेंस में खर्च कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक तरह का एसेट क्रिएट कर रही है सरकार। भविष्य में अगर एयरपोर्ट्स बनेंगे तो उससे अर्निंग होगी, हाईवेज बनेंगे तो उससे अर्निंग होगी, हॉस्पिटल बनेंगे तो उससे अर्निंग होगी, डिफेंस में खर्च कर रहे हैं तो हमारी सेफ्टी के लिए है, जो भविष्य में हमारे लिए एक अर्निंग का और अच्छा कारण बनेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वगैरह आएंगे अगर हम लोग, हमारा देश सुरक्षित होगा तो जहां पर भी एसेट क्रिएट हो रहा है या लायबिलिटी क्रिएट हो रही है उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल बजट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैपेक्स, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जहां पर हम लोग वहां पैसे खर्च कर रहे हैं जहां से हमें भविष्य में अर्निंग हो। तो अगर कहीं पर भी आपको एयरपोर्ट्स, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज बनते हुए दिखें तो आप कहेंगे सरकार कैपेक्स में पैसे खर्च कर रही है। तो अगर इस रेवेन्यू और कैपिटल में हम लोग अगर डिफरेंस देखेंगे तो रेवेन्यू बजट में कोई भी एसेट ना क्रिएट हो रहा है, ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, और कैपिटल बजट में हम लोग लोन और डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से एसेट यानी रिसिप्ट ले रहे हैं तो लायबिलिटी ले रहे हैं, और एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो भविष्य में एसेट क्रिएट कर रहे हैं। तो जब भी एसेट क्रिएट होता है, लायबिलिटी क्रिएट होती है तो कैपिटल बजट, और जब भी नो एसेट नो लायबिलिटी तो रेवेन्यू बजट। अब हम लोग बात करेंगे डेफिसिट्स की। तो बेसिकली 3 प्रकार के डेफिसिट्स होते हैं, जिसमें एक है रेवेन्यू डेफिसिट, एक है फिजिकल डेफिसिट और एक है प्राइमरी डेफिसिट। तो अगर आप रेवेन्यू डेफिसिट देखिए तो ये होता है जो रेगुलर इनकम होती है सरकार की, वो जब कम होती है एक्सपेंडिचर से तो हम लोग कहते हैं कि हमारा राजस्व घाटा हुआ। अब ये हमेशा ही होता है क्योंकि जो सरकार की रेवेन्यू जो इनकम है, जो कि आपको पता है टैक्सेस से है या फीस से है या डिविडेंड से है, वो हमेशा ही कम होती है एक्सपेंडिचर से, यानी कि एक्सपेंडिचर हम लोग ज़्यादा करते हैं, और वो करते हैं हम लोग सैलरी दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, और सबसे ज़्यादा तो सब्सिडी होती है। जैसे कि हम लोग अगर पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं तो इसमें सरकार कुछ सब्सिडी देती है, या हम लोग जो LPG गैस सिलेंडर होते हैं उसमें भी सरकार कुछ सब्सिडी देती है। और कई ऐसे चीज़ें होती हैं जिसमें
सरकार अपनी तरफ से जो मदद कर रही है सिटीजन्स को, नागरिकों को, उसे हम लोग सब्सिडीज में लाते हैं। और ये सरकार का एक बहुत बड़ा बोझ है जो कि हमारे एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहा है। तो हमेशा ही हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होता है, इसीलिए सरकार सब्सिडी को कम करने की कोशिश करती है। लाइक पेट्रोल, डीजल जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, पहले तो उसे कम करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अल्टरनेटिव यूज ऑफ एनर्जी कर रहे हैं, लाइक ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, जिससे हम लोगों का इंपोर्ट भी घटेगा और सरकार को जो सब्सिडी देनी होती है पेट्रोल डीजल में वो भी कम होगी। तो यहां पर बात हो गई रेवेन्यू डेफिसिट की। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर। यहां पर रेवेन्यू इनकम की बात नहीं है, यहां पर टोटल यानी कि रेवेन्यू और कैपिटल दोनों मिलाकर जो एक्सपेंडिचर होता है उसे हम लोग कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। और रिसिप्ट यानी कि जो पैसे आ रहे हैं उसमें हम लोग एक मनी को छोड़ देते हैं जो लोन लिया जाता है। तो जो भी नॉन बोरोड रिसिप्ट है उसे हम लोग लेते हैं इसके अंतर्गत फिस्कल डेफिसिट में, यानी कि जो लोन वगैरह है वो आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे फिस्कल डेफिसिट में। तो रिसिप्ट में कई पैसे हैं, लाइक लोन का जो इंटरेस्ट है वो तो होता ही है, और भी कई तरीके से सरकार को जो आमदनी हो रही है, जैसे कि सड़कें बनी हैं तो सड़कों में जो टोल टैक्स आ रहा है, और इस तरीके से जितने भी इनकम जो भी आप रेलवे में टिकट लेते हैं उससे जो इनकम हो रही है वो सब इसमें आती है। तो जो भी सरकार की इनकम हो रही है और जो भी सरकार खर्च कर रही है उसके बीच में जो अंतर आता है उसे हम लोग कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। फॉर एग्जांपल, अगर सरकार 100 लाख करोड़ रुपए जो है खर्च करने के प्लानिंग, या ऐसा कह सकते हैं आप कि सरकार का 100 लाख करोड़ रुपए का रिसिप्ट आया, अगर हम लोग ये लें, और सरकार ने खर्च किया 104 लाख करोड़ रुपए, तो सरकार के पास जो घाटा है वो है 4 लाख करोड़ का, यानी कि 4% का डेफिसिट है। अब इसे सरकार लोन लेती है। अब वो लोन दो तरीके से ले सकती है, एक देश के बाहर किसी विदेशी संस्था से ले सकती है। विदेशी कई ऐसे संस्थाएं होती हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक हुई, या जो है आपका कई भी बैंक्स हैं, एशिया डेवलपमेंट बैंक है, उनसे लोन लिया, उससे अपना काम कर रही है। या सरकार देश के अंदर बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज और भी कई प्रकार के लोन होते हैं उसे लेती है, उससे अपने जो भी घाटा होता है उसे सरकार पूरा करती है। अब अच्छी बात यह है कि हम लोग फिलहाल देश के अंदर ही ज़्यादा लोन लिए हुए हैं, ना कि बाहर। तो जो भी रीपेमेंट करना होगा वो हमें देश के अंदर ही करना होगा। तो यहां पर फिजिकल डेफिसिट का मतलब है कि जो भी इनकम हो रही है नॉन बोरोड, ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि जो भी उधार बिना लिए हुए वाला जो भी रिसिप्ट है हमारा, और जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, उसके बीच में जो अंतर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल डेफिसिट, जो कि प्रेजेंटली 4 पॉइंट समथिंग के अराउंड है ये। अब बात आती है प्राइमरी डेफिसिट। देखिए, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि हम लोग फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं तो यहां पर कई बार ऐसा होता है कि जो हम लोगों ने लोन लिया हुआ है उसका जब हम लोग इंटरेस्ट देते हैं तो वो तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर में आएगा ही आएगा। अब वो लोन जो हम लोगों ने लिया है, वो लोन हम लोगों ने लिया हुआ है पहले कभी, यानी कि 5 साल पहले, 4 साल पहले हम लोग उसका भी जो है इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो टोटल एक्सपेंडिचर में आता है, तो वो फिजिकल डेफिसिट में हम लोगों ने देख लिया है। लेकिन अगर हमें इस वर्ष कितना हमारा डेफिसिट होगा, अगर हमें वो देखना है, तो हम लोगों को जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है कि जो कि पिछले कई वर्षों से हम लोग दे रहे हैं, उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि पिछले वर्षों के लिए हुए लोन का इंटरेस्ट हटा दें अगर हम, तो हम लोग कहते हैं कि ये प्राइमरी डेफिसिट है। और ये हमें बताता है कि प्रेजेंट ईयर में हमारा कितना डेफिसिट है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट तो हम लोग पिछले कई वर्षों से जो लोन लिए हुए हैं उसका कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सरकार को हर वर्ष उसने क्या जो है डेवलपमेंट उसमें किया हुआ है डेफिसिट में, उसको देखने का। तो जैसे जैसे प्राइमरी डेफिसिट कम होता जाएगा वैसे वैसे आपका फिजिकल डेफिसिट भी कम होता जाएगा। तो ये बात रही आपकी बजट की, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती थी। ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन हर देश के हर नागरिक को इस चीज़ को लेकर जागरूक होना चाहिए कि हमारे देश की जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो हमारी स्थिति है,
वो भी पता होती है। इन सभी जो भी हमने आपसे यहाँ पर चर्चा